मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी आपसे एक ही सी चीज पूछ लूं। अ, ये आज, हाँ, कुछ लोगों ने पूछा, आज जो मेरी जानकारी है कि वर्चुअल मीट पोस्टपोन करने के दो बड़े कारण थे। एक तो हेमंत सोरेन साहब ने पूरे अपने सारे सारे गठबंधन की, जिसकी वो सरकार चला रहे हैं, उसकी आज मीटिंग बुलाई है 4:30 बजे। तो वो एक मामला क्लैश कर रहा था, क्योंकि संभवतः आज अनाउंस हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो जाएगा। दूसरा, आज केजरीवाल साहब को ईडी ने फिर समन किया हुआ था। तो वो दो बड़े, वो गए हैं नहीं गए वो अलग बात, लेकिन दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से 2 या 3 दिन इसको पोस्टपोन किया गया है। मैं थोड़ा, एक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी साहब, ये असल में कभी कभी मुझे लगता है कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रियलिटी तो ये है। इसलिए हम और आप तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हम तो आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं। एक और चीज है कन्वेनर के ना की वजह से, मतलब माफी के साथ दक्षिण भारतीय राज्यों में, देखिए, कन्वेनर तो इंडिया अलायंस का अगर हिंदी प्रदेश का व्यक्ति नहीं होगा, हिंदी भाषा भाषी, जहां पे बीजेपी को आपको चैलेंज करना है, क्योंकि बीजेपी ने आज आपको हिंदी पट्टी से बिल्कुल गायब कर दिया है। तो अगर इस इंडिया अलायंस को हिंदी पट्टी में चैलेंज करना है, तो उसका कन्वेनर तो हिंदी भाषा भाषी वाला ही होना चाहिए। और एक चीज, एक तो आपसे मैं इस पे जरा समझना चाहूंगा कि, और दूसरा, नीतीश जी अगर आते हैं तो 3-4 राज्य ऐसे हैं जो एक दूसरे से सटे, यूपी, अब बिहार झारखंड करीब करीब 54। नीतीश जी बहुत दिनों तक झारखंड का, मतलब जो संयुक्त बिहार था, तो वहां की भी मैं उनके साथ गया हूं 2-4, मैंने मीटिंग वहां पे हटिया और रांची और बोकारो और कहां धनबाद, ये सब उस समय किए। दूसरा, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जैसा प्रोफेसर शशि ने कहा, वो पहले कन्वेनर बने थे एनडीए के, वो कभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। जबकि हम सब लोग जो उनको मानते हैं कि अगर वो जैसे चंद्रशेखर जी अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर 5 टर्म एक मेजोरिटी की सरकार में बन गए होते, तो शायद चंद्रशेखर जी कुछ ऐसा कर गए होते जो देश के लिए कुछ अभूतपूर्व होता। उसी तरह से जॉर्ज फर्नांडिस जी का एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी संवाद। वो महाराष्ट्र में अपने बैंक को लेके शिवसेना से लाठी गोली तलवार, ये सब कुश्ती दंगल सब करते थे, लेकिन संवाद भी रहता था। वो मतलब विपक्ष के धुर, अपने विपक्षी के साथ भी उनका संवाद रहता था। शायद नीतीश जी के पास एक ये स्ट्रेंथ है कि उन्होंने विपक्ष के सब लोगों से अपना संवाद कायम रखा है। तो एक तो हिंदी प्रदेश का कन्वेनर और संवाद, इस समय जो इंडिया गठबंधन के पास जो अवेलेबल सबसे अच्छे रिसोर्सेस है, उसमें संवाद की भी एक बात है। इन दोनों चीजों पे डॉक्टर राजाराम। आनंद जी, अगर हम एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि भाई चंद्रशेखर जी भी गठबंधन के अध्यक्ष थे और फिर वो प्रधानमंत्री बने। आपने कहा जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं आई। लेकिन नीतीश जी के मामले में ये देखना पड़ेगा कि नीतीश जी पहले भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं प्रधानमंत्री बनने की, और जो पटना में पहली मीटिंग हुई वहां पे भी ये नारे भी लगे कि प्रधानमंत्री भाई नीतीश जी को बनना चाहिए, इस आशय के नारे भी लगे। तो इसलिए ये स्वाभाविक सी बात उठती है कि अगर वो संयोजक बनते हैं तो स्वाभाविक दावेदार होंगे। दूसरा, हिंदी पट्टी वाली बात, कि हिंदी पट्टी से ही पीएम अगर लिया जाता है तो नीतीश कुमार जी जो है वो एक स्वीकार्य चेहरा हो सकते हैं। 2005 से बिहार की राजनीति में उनका महत्व हम लोगों ने देखा है, और ये अलग बात है कि उनकी भूमिकाएं कई हो जाएंगी। मुख्यमंत्री की भूमिका, जैसे प्रोफेसर जी ने कहा, तो शशि शेखर जी ने, कि वो सारी भूमिकाएं आदमी निभा सकता है, मैं भी सहमत हूँ इससे। लेकिन एक बड़ी भूमिका है कि बिहार के मुख्यमंत्री होने के अलावा बिहार में जो महागठबंधन है उस राज्य का, की सरकार का, उसे भी साधना बड़ा कठिन कार्य है और सहज नहीं है। आप देख ही रहे हैं, बार बार चाय की प्याली में तूफान उठ रहे हैं, उसे भी साधना है। और ये इंडिया गठबंधन के एक तरफ से सूत्रधार रहे हैं नीतीश कुमार जी, इसलिए उनको यहाँ भी बड़ी भूमिका निभानी है। तो और एक चीज जो राकेश पाठक जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी का जो भाजपा के साथ 2005 से लेके हेट एंड लव वाला जो रिश्ता रहा है, कभी प्रेम और नफरत का, वो चीज भी एक बड़ा फैक्टर है इंडिया गठबंधन को आगे लेके। क्योंकि अगर संयोजक नीतीश जी हैं तो किंग पिन है,
पूरे गठबंधन की। और यदि भगवान न करे कि कोई ऐसी स्थिति बने कि इन निर्णायक स्थिति में अगर कहीं, जैसे कि नीतीश जी को पलटू राम भी कहा जाता है, और उन्होंने कहीं पलटी मार दिया तो पूरी की पूरी लुटिया डूब जाएगी। यह भी एक सोच की बात है। तो मुद्दों की बात अगर करें तो नीतीश जी ने जो सामाजिक न्याय का, अति पिछड़ा का जो मुद्दा दिया है, एक बड़ा हथियार है कांग्रेस के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए। और यदि आपको मुद्दों की राजनीति करना है, आपको धर्म के को लेके जो पोलराइजेशन का जो केमिस्ट्री है, उसके खिलाफ अगर कोई बड़ा मुद्दा लेके जाना है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, सारी चीजें हैं, वो सबके साथ सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे बड़ा है। और वही हथियार है जो सामना कर सकता है भाजपा के एजेंडे का। तो वो भी क्योंकि उस मुद्दे के, अगर कहा जाए कि उस मुद्दे को लेके सबसे बड़ी पहल करने वाले नीतीश कुमार जी हैं, और इसलिए देखा जाए तो वो सबसे स्वीकार्य और जेन्युइन और एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं संयोजक के तौर पे। हाँ, एक चीज जरूर है कि जिस तरफ से कभी आपको ख्याल होगा चंद्रा बाबू नायडू उर्फ टाइगर को भाजपा ने एक समय अपने साथ जोड़ा था, अगर ख्याल हो तो वो भी संयोजक रहे हैं। तो दक्षिण भारत से अगर कोई संयोजक रखा जाता है तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हारने के बाद अब जो स्थिति बन रही है उसमें ये स्वीकार्य स्थिति बनती है कि हिंदी पट्टी से ही संयोजक बनाया जाए। इससे इंडिया को मजबूती मिलती है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने पे नीतीश कुमार सबसे ज्यादा फिट, मतलब परिस्थितियों के अनुरूप फिट कैंडिडेट माने जा सकते हैं, मेरा अपना आकलन है। जी जी। मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, एक चीज जरा मैं और समझ लूं, ये जो हिट एंड रन केस है, मुझे कभी कभी लगता है कि क्या अजय मिश्रा टेनी जी को कोई ऊपर से उन्होंने आया कि भाई उनके लड़के ने कुचला था, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उस मंत्रालय के पार्ट है, जिस मंत्रालय ने इस कानून को बनाया है उसके पार्ट है। तो भाई अगर इस तरह का हो तो पुरानी परंपरा लौट रही है कि बाप भी अगर अपने लड़के के उससे ये करके ऐसी सजा दिलवाने के पक्ष में है, तो मुझे लगता है उनको एक अपील दायर करनी चाहिए कि उनके ऊपर अब नए वाले कानून के हिसाब से मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हिट एंड रन ये अलग से 10 लाख रुपया, हालांकि 10 लाख उनके लिए है कुछ नहीं, लेकिन 7 साल की सजा एक्स्ट्रा है। मैं एक चीज जरा आपसे समझ लूं कि हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मुद्दा यह है कि हड़ताल ड्राइवर लोगों ने की थी, बातचीत ट्रांसपोर्ट संगठनों के साथ क्यों हुई? वो बात बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। बात क्या कर रहा है ड्राइवर हड़ताल, बात कर ले रहे हैं उस संगठन से, तो एक उनके इसको जरा स्पष्ट कर दीजिएगा। दूसरा एक चीज और, जो क्योंकि सीएनआरसी में भी हम लोग जरा बात कर ले रहे हैं, बहुत से लोगों का ये कहना है कि बीजेपी का कोई नेता अगर उससे कह दीजिए कि 5 शब्द नहीं बोलोगे, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, तो वो भाषण नहीं दे सकता है, वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता है। उससे अगर उससे ये 5 शब्द कह दीजिए कि ये आप यूज नहीं करेंगे, उसके बाद आप बोलिए। तो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी बिना मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान यूज किए हुए हम और आप देखें कितना बोल सकते हैं। आनंद जी, पहली चीज तो ये जो कानून लेके भाजपा आई, मुझे समझ से परे है कि इनकी पार्टी में कौन सा इनका वो शुभचिंतक है जो इनकी जड़ों में मतलब मठा डाल रहा है। निश्चित मानिए यह जो चुनाव, ये कानून है, ये ट्रक ड्राइवर खाली आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि केवल ट्रक ड्राइवरों से कंसर्न नहीं है। कानून जहां तक मैं समझा हूं, ये तो हर उस शख्स के लिए है जो कोई भी गाड़ी चला रहा है और जिसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की परिभाषा मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि एक्सीडेंट को परिभाषित क्यों नहीं किया। एक्सीडेंट तो भाई कोई सायास नहीं होता, सप्रयास नहीं होता, वो अनायास होता है। और अनायास जहां होता है वहां तो आदमी चूहे को भी बचाना चाहता है। जरा कल्पना करें, मैं अभी चर्चा हो रही थी कि कोई 18 साल का बच्चा है, उसको लाइसेंस मिला, उसकी उम्र हुई
लाइसेंस लिया, कॉलेज गया, लौट रहा है, उसकी गाड़ी से किसी को ठोकर लगी। पहली बार चलाया है, वैध लाइसेंस से भाग जाता है, लोग चिल्लाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, गाड़ी जला दिया जाता है, लोगों को भी जला दिया जाता है, आए दिन हमने देखा है। वो भाग जाता है जान बचाने के लिए, वो क्रिमिनल हो गया, 10 साल की सजा का हकदार, क्योंकि कोई न कोई वीडियो बना लेता है उसका, और एविडेंस मिल गया आपको। तो पूरे के पूरे देश के लिए कानून ले आए हैं। मेरा मानना है कि ये देश के लिए जो कानून है ये बेहद खतरनाक है। और राहपाल टेनी जी का तो हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, और हमारे पास वीडियो था, दस्तावेज था, सब दिखाया जा रहा था किस तरह पे उनकी गाड़ी ने कुचला, बावजूद सारी चीजें दिख रही थी, पूरी घटनाक्रम कैद है वीडियो में, बावजूद इसके बाल तक बांका नहीं हुआ, और मंत्री पद से भी नहीं उन्हें हटाया गया। और हम देख ही रहे हैं कि कानून में जो दरारें हैं उससे टेनी जी के सुपुत्र निकल के आराम से जीवन यापन लगभग कर रहे हैं, और अंततोगत्वा कुछ हो ना जाना नहीं। तो कानून जो है सर, आप समझिए कि हिट एंड रन केस भी उन 90% लोगों के लिए, 95% लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, जिनके पास बड़े बड़े वकीलों को खरीदने की क्षमता है, वो तो बच ही जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया आनंद जी कि खाली ट्रक ड्राइवर ही क्यों उतरे। ये तो आम जनता के खिलाफ था, ये पूरा आम जनमानस के खिलाफ था। मेरा तो मानना है कि फिर ये कानून वापस न ले, ये केवल इसी एक कानून के बूते चुनाव हार जाएगी अगर ये लागू करती है बीजेपी। और अब ठीक। रहा सवाल मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भाई ये तो उनका आजमाया हुआ अस्त्र है। जिस गाड़ी में बैठ के 2 सीट से पहुंच के वो बहुमत पे आए हैं, उस गाड़ी को क्यों छोड़ेंगे भाई। जो सफल, उनका सबसे सफल कार्ड यही है, टूल्स यही है। और इसके लिए भाजपा को क्यों दोष देते हैं आनंद जी? जनता को दोष दीजिए ना। जनता को मुद्दों की राजनीति नहीं चाहिए, जनता को छत्तीसगढ़ में कर्जा माफी नहीं चाहिए, किसान आत्महत्या करने को तैयार है, लेकिन भाजपा की सरकार चाहिए उसको, मंदिर चाहिए उसको। तो ये जनता की बुद्धि की बलिहारी है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी हमारे वोटरों में, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अंत में चलते चलते जरूर कहूंगा, ईवीएम जब तक जिंदा है सर, आप लोग बात कराएं या ना कराएं, लेकिन ईवीएम जब तक जिंदा है, जब तक बेदाग साबित नहीं होती, और जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे कुछ खास मोदी जी के खिलाफ कर पाएंगे।